नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। राजनीतिक दल चंदा मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली की सफाई। आयकर कानून में नहीं दी गई कोई नई छूट। चंदे में नहीं ले सकते 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट। नोटबंदी जानबूझकर बनाया गया संकट। राहुल ने कहा, मोदी के करीबी 50 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। 99% नागरिक हो रहे हैं परेशान। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत होंगे नए सेनाध्यक्ष। बीएस धनोवा को वायुसेना की कमान। आईबी और रॉ प्रमुख के नाम का भी ऐलान। सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। नृपेंद्र मिश्र की अगुवाई वाले पैनल में एनएसए और विदेश सचिव भी शामिल। पाकिस्तान का कोई बदलाव मानने से इनकार। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह की लगातार 8वीं जीत। तंजानिया के फ्रांसिस चीका को तीसरे राउंड में ही दी मात। एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट खिताब बरकरार। और खबरें विस्तार से। राजनीतिक दल 5 और 1000 के पुराने नोट चंदे के रूप में नहीं ले सकते। सरकार ने यह साफ किया है कि नोटबंदी के बाद दलों को टैक्स में कोई भी विशेष छूट नहीं दी गई। राजनीतिक दलों पर भी वही नियम लागू होंगे जो कि आम लोगों पर लागू होते हैं, और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों को आयकर नियमों में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन खबरों को बेबुनियाद करार दिया जिसमें कहा जा रहा था कि नोटबंदी के बाद सरकार ने राजनीतिक दलों को कुछ रियायतें दी हैं। वित्त मंत्री ने साफ किया कि दल 500 और 1000 रुपए के नोटों के रूप में चंदा नहीं ले सकते, क्योंकि ये नोट अब कानूनी रूप से अवैध हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी की तरह दल भी 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा करा सकते हैं, लेकिन उन्हें इसका पूरा ब्यौरा देना होगा, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों को कोई विशेष आयकर से छूट दी गई है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। पिछले 2.5 वर्षों में जब से ये सरकार बनी है, राजनीतिक दलों की फंडिंग और उनकी जो टैक्सेशन व्यवस्था है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने साफ किया कि 15 दिसंबर 2016 से लागू आयकर संशोधन कानून के तहत राजनीतिक दलों को कोई छूट नहीं दी गई है। आयकर कानून 1961 के अनुच्छेद 13A के तहत दलों को अपने अकाउंट का ऑडिट, खर्च और आय की जानकारी, बैलेंस शीट जमा करानी होती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी और राजनीतिक दलों के लिए एक समान नियम है और दलों के खातों में जमा होने वाले पुराने नोटों की भी जांच की जाएगी। वहीं राजस्व सचिव हसमुख अथिया ने भी ट्वीट कर राजनीतिक दलों को छूट की खबरों से इनकार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कराधान संशोधन कानून के तहत राजनीतिक दलों को कोई छूट या विशेषाधिकार हासिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं पुराने नोट जमा कराने वाले राजनीतिक दलों को आयकर में छूट पर राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस ने 8 नवंबर से पहले जमा कराए गए चंदे को सार्वजनिक करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुराने नोट जमा कराने वाले राजनीतिक दलों को आयकर में छूट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नोटबंदी का फैसला सबके लिए है, सबके लिए नियम एक जैसे हैं, फिर आम लोगों और राजनीतिक दलों में फर्क क्यों किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से कहा कि वो 8 नवंबर से पहले राजनीतिक दलों की ओर से जमा कराए गए चंदे की जानकारी सार्वजनिक करे। 8 तारीख से पहले बीजेपी ने कई राज्यों के अंदर बहुत जमीन खरीदी है और कई इनकी स्टेट यूनिट्स ने करोड़ों रुपया बैंक्स में जमा कराया है। वो जानकारी भी एक व्हाइट पेपर के माध्यम से आनी चाहिए, किस राजनीतिक दल ने कितना पैसा 8 तारीख से पहले जमा कराया कैश का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक दलों के चंदे की जांच के लिए आयोग बनाने की मांग की है। स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार काले धन को सफेद करने के सभी रास्ते खोल रही है। इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए
जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पिछले 5 साल के इनका जितने भी बही खाते हैं सबकी जांच करे, जितने उनके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनकी सबकी जांच करे। और ये 20,000 रुपए की जो लिमिट लगाई हुई है इन्होंने कि 20,000 से कम जो चंदा देगा उसको उसके सोर्स बताने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म किया जाए। सारे काले धन के खिलाफ जितनी संस्थाएं बनी हैं, कानून बने हैं, सबको ध्वस्त करते जा रहे हैं। आपने लोकपाल 3 साल हो गए कानून बने हुए, 3 साल में आपने लोकपाल बनने नहीं दिया। आपने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 3 में से 2 पोस्ट खाली रखी हैं 1 साल तक। सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार लगी तो आपने 2 भ्रष्ट लोगों को वहां बना दिया। एनसीपी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आयकर में छूट के लिए शर्तें भी रखी गई हैं। Conditions attached to the exemption for political party makes it reasonable, because only in certain cases where those conditions are satisfied that the exemption under the Income Tax Act can be claimed by the political parties. राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने शुक्रवार को कहा था कि राजनीतिक दल भी 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करा सकते हैं। शर्त ये होगी कि नकद में लिया गया व्यक्तिगत चंदा 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए और इसमें दानदाता की पहचान भी होनी चाहिए। 20,000 से ऊपर का चंदा चेक या डीडी में होना चाहिए। आयकर कानून के तहत राजनीतिक दलों को आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली का ये मानना है कि नए नोटों के आने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने ये साफ किया है कि जरूरी नहीं है कि चलन से बाहर किए गए नोटों के बराबर नए नोट लाए जाएं। नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने ये माना कि लंबे समय में अर्थव्यवस्था को इसका लाभ पहुंचेगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि बैन की गई करेंसी के बराबर की रकम के नोट दोबारा नहीं छापे जाएंगे। फिक्की की सालाना बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जरूरी नहीं कि नोटबंदी से चलन से बाहर हुई 15.44 लाख करोड़ की करेंसी को नए नोटों में बदला जाए। जेटली का कहना है कि इस गैप की भरपाई डिजिटल करेंसी से की जाएगी। नोटबंदी को साहसिक फैसला बताते हुए उन्होंने कहा कि नए नोटों को पूरी तरह से आने की प्रक्रिया में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। This transformation now will have to be carried to its logical conclusion. The whole process of remonetization is not going to take very long time, and I'm sure very soon the Reserve Bank, by injecting currency daily through the banking and the postal system, will be able to complete it. वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि इस फैसले से भविष्य में अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। जेटली ने माना कि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ज्यादा नकदी होने से सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ रहा था। Once the remonetization process is complete and it has made a substantial headway, marks the creation of a new Indian normal. Because the normal that existed for 70 years is an unacceptable norm. जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने की राह में कोई बाधा नहीं है और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 16 सितंबर 2017 को मौजूदा टैक्स की व्यवस्था बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श रूप में जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से शुरू हो जाना चाहिए था और नए कानून को अप्रैल और 16 सितंबर के बीच प्रभावी होना संवैधानिक अनिवार्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाई गई आपदा करार दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर गरीब लोगों को लाइन में लगाने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। कर्नाटक के बेलगाम में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 50 दिन बाद भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। कर्नाटक के बेलगाम रैली में राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को आम जनता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कालाधन रखने वाले मौज में हैं, लेकिन महिलाएं, किसान, मजदूर और कारोबारी लाइनों में लगे हैं। 1% अमीर लोगों के पीछे नहीं गए, 99% लोगों के पीछे दौड़े। पॉलिसी गरीबों के विरोध थी, किसानों के विरोध थी, मजदूरों के, छोटे दुकानदारों के विरोध थी।
राहुल गांधी ने नोटबंदी को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लाई गई आपदा बताया। उन्होंने कहा कि ये स्थिति 50 दिन बाद भी सुधरने वाली नहीं है। हिंदुस्तान के गरीब लोग कैश से अपना काम चलाते हैं, जब किसान बीज बोता है, खाद खरीदता है, वो डेबिट कार्ड से नहीं खरीदता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनिंदा अमीरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नोटबंदी को लेकर विपक्ष दलों के रुख की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में परिवर्तन रैली में उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं। अमित शाह ने कहा कि नोटबंदी का वही विरोध कर रही हैं जिसको इससे नुकसान हो रहा है और जनता परेशानियों के बाद भी सरकार के साथ खड़ी है। बीजेपी अध्यक्ष ने संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से 5 साल के शासन का हिसाब मांगा। नोटबंदी के फैसले के कारण इस देश में कालाबाजारी करने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले, नक्सलवाद फैलाने वाले, फर्जी नोटों का व्यापार करने वाले, ड्रग कारोबारी, सारों के सारों को मोदी जी ने एक ही कलम से दुरुस्त कर दिया। दर्द उन्हीं को है जिनके अरबों खरबों रुपया लूट गया है, रातों रात रद्दी कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नोटबंदी के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चलते आम आदमी परेशान है। लालू प्रसाद यादव ने कल पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इसमें पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नोटबंदी नाकाम रहेगी। ये फैसला फेल हो चुका है। नोटबंदी का वही हाथ घटा हुआ नरेंद्र मोदी का नोटबंदी का हुआ था और फुटबॉल का मैच बना दिया गया है। देश की जनता को सब तबाही के कगार पर। काले धन के खुलासे के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कल से शुरू हो गई है। योजना के तहत 50% जुर्माना देकर अघोषित आय का खुलासा किया जा सकता है। ये योजना 31 मार्च 2017 तक जारी रहेगी। जुर्माने से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए होगा। 50% टैक्स और जुर्माने के अलावा मूल रकम का 25% 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगा। इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। राजस्व सचिव हंसमुख आधिया ने शुक्रवार को इसके नियमों का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद जो लोग काले धन का खुलासा करेंगे उन पर ना तो मुकदमा चलेगा और ना ही नाम सार्वजनिक होंगे। 31 मार्च के बाद पकड़े जाने वालों को करीब 85% जुर्माना और टैक्स देना होगा। नोटबंदी के 1 महीने से ज्यादा बीतने के बाद भी जांच एजेंसियों के छापे में बड़ी मात्रा में कैश और सोना बरामद किया जा रहा है। सीबीआई ने अवैध लेन देन को लेकर बेंगलुरु में आरबीआई के 2 और अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी इस मामले में आरबीआई के एक कर्मचारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर गुजरात के सूरत में आयकर विभाग के फाइनेंसर किशोर भजियावाला के परिसर में छापे में 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। इसमें कैश, सोना, ज्वेलरी और जमीन के पेपर शामिल हैं। दिल्ली में आयकर विभाग ने एक ठेकेदार के यहां से 1 करोड़ 40 लाख रुपए जब्त किए। वहीं मुंबई में पुलिस ने 3 लोगों के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए पकड़े हैं। ईडी ने चंडीगढ़ में एक टेलर के यहां से 30 लाख रुपए और 2.5 किलो सोना जब्त किया है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने 4 लोगों के पास से 4 लाख से ज्यादा के नोट पकड़े हैं। केरल में आयकर विभाग ने एक ट्रस्ट के ऑफिस से 70 लाख रुपए पकड़ा है। देश की संरक्षित स्मारकों पर कार्ड से भुगतान की सुविधा तेजी से शुरू की जा रही है। ऐसी सुविधा शुक्रवार से दिल्ली के लाल किला और कुतुब मीनार पर शुरू भी हो चुकी है। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के मुताबिक दूसरे संरक्षित स्मारकों पर भी यह सुविधा शुरू करने के लिए काम जारी है। दरअसल नोटबंदी के बाद सरकार नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश में है और इसी के तहत स्मारकों पर यह सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें नकदी की समस्या से भी निजात मिलेगी। हर दिन हजारों लोग इन स्मारकों को देखने आते हैं।
डिजिटल पेमेंट और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय डिजिधन मेले का आयोजन किया है। इसमें करीब 3 दर्जन से ज्यादा बैंक और 20 मोबाइल पेमेंट वाली कंपनियां लोगों को ऑनलाइन पेमेंट का गुर सिखा रही हैं। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट की बारीकियां सीखनी है तो दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम का रुख कीजिए। रोजमर्रा की पेमेंट को कैसे आसान बनाया जाए, इसके लिए मदर डेयरी, सफल और केंद्रीय भंडार जैसे फुटकर विक्रेता लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए जागरूक कर रहे हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस का प्रयोग किया जा सकता है। उसके लिए हमने यहाँ पर मदर डेयरी से और सफल और केंद्रीय भंडार के साथ भी टाई अप किया था और उन्होंने भी अपने स्टॉल्स यहाँ लगाए हैं, जहाँ कैशलेस पेमेंट्स के माध्यम से लोग अपने घरेलू रोज़मर्रा की आवश्यकता के सामान खरीद करके डिजिटल पेमेंट्स के प्रति जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो कर सकते हैं। जिन ग्राहकों का आधार नंबर बैंक खातों के साथ जुड़ा हुआ है, मेले में उन्हें सिर्फ फिंगरप्रिंट के जरिए आसानी से कैश मिल रहा है। कई बार लोगों को अपने बैंक अकाउंट नंबर याद नहीं रहते हैं या फिर वो अपने जो डेबिट कार्ड होते हैं, बैंक के डेबिट कार्ड, वो संभाल के नहीं रख पाते हैं कई बार। तो ऐसे केस में उनके जो खाते जो हैं वो आधार से लिंक कर दिए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को अगर पैसे की ज़रूरत हो तो वो किसी भी अपने हमारे आउटलेट में जा के केवल आधार नंबर देके और अपना जो बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट जो है मशीन पर लगा के पैसे विड्रॉ कर सकता है। सरकार का दावा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही मेले का आयोजन किया जाएगा, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट और कैशलेस ट्रांजैक्शन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल मेले का आयोजन किया है। राजधानी दिल्ली में आए लोगों में इसके प्रति खास दिलचस्पी तो नजर आती है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि देश के कोने कोने में यह योजना कैसे सफल होगी। कैमरामैन नवीन के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत अगले सेना अध्यक्ष होंगे। वो इस समय थल सेना के सहसेना अध्यक्ष हैं। रावत जनरल दलबीर सुहाग की जगह सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं एयर मार्शल BS धनोवा अनुप्राहा की जगह लेते हुए अगले वायुसेना प्रमुख होंगे। दोनों 31 दिसंबर दोपहर बाद कमांड संभालेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अनुप्राहा दोनों इसी साल 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं झारखंड कैडर के IPS अधिकारी राजीव जैन को IB का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि अनिल धस्माना खुफिया एजेंसी रॉ का नेतृत्व करेंगे। दोनों अधिकारियों का कार्यकाल 2 साल का होगा। राजीव जैन दिनेश्वर शर्मा की जगह लेंगे, जबकि धस्माना राजेंद्र खन्ना की जगह रॉ प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। और तेलंगाना में 11 विपक्षी विधायकों को विधानसभा से 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन पर विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप है। इनमें कांग्रेस के 9 और TDP के 2 विधायक शामिल हैं। शनिवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही इन विधायकों ने TRS में शामिल होने वाले विधायकों पर चर्चा कराने की मांग की। जब विधानसभा अध्यक्ष ने उनके स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो विपक्षी विधायक स्पीकर के आसन के पास पहुंच गए। अवरोध के बीच मंत्री हरीश रावत ने हंगामा करने वाले विपक्षी सदस्यों के 1 दिन के निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश किया। अध्यक्ष ने उनके निलंबन की घोषणा कर दी और उन्हें सदन छोड़ने के लिए कहा। कांग्रेस ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भारत और ताजिकिस्तान आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा मामलों में साथ मिलकर काम करेंगे। चीन और अफगानिस्तान से घिरे ताजिकिस्तान में भारत के कारोबारियों को अपने यहाँ निवेश का आमंत्रण भी किया है। पूर्व सोवियत देश ताजिकिस्तान ने भारत से मानव संसाधन विकास में भी मदद की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमान के बीच शनिवार को शिखर वार्ता में क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद अहम मुद्दे थे। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों की आलोचना की और इसे खत्म करने की मांग की। दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। इंडिया एंड ताजिकिस्तान live in an extended neighborhood that continues to face multiple security challenges and threats. The threat from terrorism endangers not just our 2 countries. It casts a long shadow of violence and instability over the entire region. We have likewise discussed our bilateral defense and security cooperation
we decided to further strengthen and expand our collaboration in this area. In this context, it has been explicitly noted that terrorism and extremism seriously undermine efforts aimed at maintaining peace, stability and overall development of nations worldwide. दोनों देशों ने व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का अहम फैसला लिया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारतीय उद्यमियों को अपने 4 मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निवेश करने का न्योता दिया। दोनों देशों ने दोहरे कराधान को रोकने, आतंकवाद के वित्तीय पोषण को रोकने के लिए खुफिया सहयोग, निवेश बढ़ाने और प्रसार भारती और ताजिक रेडियो और टीवी के बीच सहयोग जैसे 4 समझौते किए। President and I agreed on the need to increase the scope and scale of our economic engagement, especially trade and investment traffic. In this context, hydropower, information technology, pharmaceuticals and healthcare would be areas of priority action. भारत ने ताजिकिस्तान को सैनिक प्रशिक्षण सहित कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का वादा किया। इससे पहले ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। बाद में वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मिले। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी समेत 3 अभियुक्तों को 30 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है। पिछली सुनवाई में 3 दिन के लिए आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई थी। सीबीआई ने एसपी त्यागी के अलावा संजीव त्यागी और गौतम खेतान को 9 दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उधर इटली की सर्वोच्च अदालत ने ट्विनमेनेका के पूर्व प्रमुख जुजेप्पो ओर्सी की सजा स्थगित कर दी है। मिलान की अपील अदालत ने उन्हें 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की बिक्री के सिलसिले में झूठा हिसाब किताब रखने और भ्रष्टाचार के लिए सजा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर में कल हुए आतंकी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के पंपोर में सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। घात लगाकर किए गए इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हुए। आतंकियों ने उस वक्त सेना के काफिले पर फायरिंग की जब वो जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजर रहे थे। इसके बाद सेना की जवाबी फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकवादी मोटरसाइकिल में सवार होकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय संविधान से बाहर नहीं है। राज्य को भारतीय संविधान के बाहर कोई संप्रभुता हासिल नहीं है और जम्मू कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के दायरे में आता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के नागरिक सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए ये टिप्पणी की है। दरअसल हाई कोर्ट ने कहा था कि सरफासी कानून राज्य में लागू नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने कहा था कि संसद की ओर से पारित कानून अगर राज्य के किसी कानून पर असर डालता है तो इसे लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय स्टेट बैंक ने इस फैसले को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और राज्य के संविधान की धारा 3 से ये साफ होता है कि भारत राज्यों का एक संघ है और जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने सिंधु नदी जल समझौते के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र करेंगे। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव एस जयशंकर के साथ ही वित्त, पर्यावरण, ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय के सचिव भी शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पंजाब के मुख्य सचिव को भी आमंत्रित सदस्य के तौर पर रखा गया है। ये समिति करार से संबंधित फैसला करेगी। समिति का गठन करीब 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में लिया गया था। भारत ने सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच इस समझौते की समीक्षा का फैसला किया था। और आपको बता दें कि इस बीच पाकिस्तान ने कहा है कि वो सिंधु नदी जल समझौते में किसी भी प्रकार के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष सहायक तारिक फातमी ने डॉन न्यूज से ये कहा कि समझौते का ईमानदारी से सम्मान किया जाना चाहिए। अमेरिका का मानना है कि पाकिस्तान में आतंकी गुट तालिबान और हक्कानी के सुरक्षित ठिकाने हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की ओर से जारी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाने हैं जहां से वे पूरी आज़ादी के साथ अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा पर जारी रिपोर्ट में ये कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान को इन ठिकानों को
खत्म करने के लिए कदम उठाने की बार बार नसीहत दे रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान तालिबान हक्कानी नेटवर्क समेत अफगान घुसपैठ और विद्रोही नेटवर्क जैसे खतरों का सामना कर रहा है। पेंटागन का मानना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र कई आतंकी ग्रुप के लिए निशाने पर रहा है। ये गुट दोनों देशों की सुरक्षा के लिए चुनौती रहे हैं, साथ ही क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। पेंटागन ने यह माना है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा हक्कानी नेटवर्क रहा है। तुर्की के मध्य में स्थित केजेरी शहर में किए गए कार बम धमाके में 14 सैनिकों की मौत हो गई है। सैनिकों की एक बस को निशाना बनाकर यह धमाका किया गया। हमले में 55 लोगों की घायल होने की खबर है। धमाका अर्जियस विश्वविद्यालय के सामने हुआ। सेना के मुताबिक सभी सैनिक निचले दर्जे के प्राइवेट और नॉन कमीशन्ड अधिकारी थे। इन सैनिकों को शहर में कमांडो मुख्यालय में से जाने की इजाजत दी गई थी। बयान में ये कहा गया है कि धमाके में कुछ नागरिकों के हताहत होने की आशंका है। एक हफ्ते पहले भी इस्तांबुल में एक धमाका हुआ था जिसमें 44 लोग मारे गए थे। इस धमाके में कुर्दिश विद्रोहियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। और भारत के बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने शनिवार को दिल्ली में एक मुकाबले में तंजानिया के फ्रांसिस चीका को तीसरे दौर में नॉकआउट कर दिया। ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह की लगातार 8वीं जीत है। इस जीत के साथ विजेंद्र सिंह ने एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट खिताब बचाए रखा है। चीका को विजेंद्र के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन विजेंद्र के सामने चीका पूरी तरह से फीके नजर आए। पहले दौर में चीका हवाई पंच जड़ते रहे और विजेंद्र उन्हें छकाते रहे। दूसरे दौर में विजेंद्र ने चीका पर 2 साइड पंच जमाए, जिसके बाद चीका का हौसला पस्त होने लगा और तीसरे दौर में विजेंद्र पूरी तरह से हावी हो गए। उन्होंने एक के बाद एक राइट और लेफ्ट पंच जमाकर चीका को नॉकआउट कर दिया। चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में भारत ने ठोस शुरुआत की है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में बिना विकेट गंवाए 60 रन बना लिए। सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल 30 और पार्थिव पटेल 28 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। मुरली विजय चोटिल होने की वजह से पारी की शुरुआत नहीं कर सके। हालांकि भारत इंग्लैंड से पहली पारी में अभी भी 417 रनों से पीछे है। और इससे पहले कल इंग्लैंड की पहली पारी 477 रनों पर सिमटी। इंग्लैंड ने दूसरे दिन अपनी पारी को 284 के स्कोर से आगे बढ़ाया। खेल की शुरुआत में ही अश्विन ने बेन स्टोक्स को पवेलियन की राह दिखा दी। इसके कुछ देर बाद बटलर भी आउट हो गए। मोइन अली 146 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के 7 विकेट 321 रन पर गिर गए। इसके बाद इंग्लैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों ने दमखम दिखाते हुए स्कोर को 477 रन तक पहुंचा दिया। रशीद ने 60 रनों का योगदान दिया, जबकि लियाम डॉसन 66 रन बनाकर नाबाद रहे। रविंद्र जडेजा ने 3, ईशांत शर्मा और उमेश यादव ने 2-2 विकेट, वहीं आर अश्विन और अमित मिश्रा को 1-1 विकेट मिला। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राजनीतिक दल चंदा मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली की सफाई। आयकर कानून में नहीं दी गई कोई नई छूट। चंदे में नहीं ले सकते 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट। नोटबंदी जानबूझकर बनाया गया संकट। राहुल ने कहा, मोदी के करीबी 50 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। 99% नागरिक हो रहे हैं परेशान। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत होंगे नए सेनाध्यक्ष। बीएस धनोवा को वायुसेना की कमान, आईबी और रॉ प्रमुख के नाम का भी ऐलान। सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। नृपेंद्र मिश्र की अगुवाई वाले पैनल में एनएसए और विदेश सचिव भी शामिल। पाकिस्तान का कोई बदलाव मानने से इनकार। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह की लगातार 8वीं जीत। तंजानिया के फ्रांसिस चीका को तीसरे राउंड में ही दी मात। एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट खिताब बरकरार। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए महामहिम राज्यपाल।